प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश ने वैक्सीनेशन अभियान में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक दिन में पहली बार 2 करोड़ से अधिक कोरोना के टीके लगाए गए। इससे पहले 27 अगस्त, 31 अगस्त और 6 सितंबर को देश में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लगाए गए थे। एक दिन में वैक्सीनेशन के नए रिकॉर्ड के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसे हर भारतीय के लिए गर्व वाला दिन बताया। देश में एक दिन में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बाद ट्वीट करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि वैक्सीन सेवा को चरितार्थ करते हुए स्वास्थ्य कर्मियों और देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री को उपहार। इसके साथ ही मनसुख मांडविया ने दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मियों को मिठाई खिलाकर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर बधाई दी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल करने पर रजामंदी नहीं बन पाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का ये सही समय नहीं है। हालांकि कई महंगी जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ बायोडीजल पर जीएसटी घटाकर 12 से 5% करने का भी फैसला हुआ है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में रखने पर कोई आम राय नहीं बन पाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करतारपुर साहिब के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर बंटवारे के समय थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो करतारपुर साहिब पाकिस्तान में नहीं भारत में होता। बता दें कि करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में है और ये बॉर्डर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35 से कानूनी तरीके से नहीं गया है, इसे गैर कानूनी तरीके से हटाया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक वक्त आएगा जब न केवल अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को फिर से बहाल किया जाएगा, बल्कि सरकार ये कहने पर भी मजबूर होगी कि उन्होंने गलत किया था। किसानों के आंदोलन के बीच पंजाब में सियासी घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब राजनीति का राखी सावंत कह दिया। दरअसल सिद्धू ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि दिल्ली में भी किसानों को तय कीमत से कम दाम मिल रहा है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के निजी मंडी के कानून को लागू किया है, जिसके जवाब में राघव चड्ढा ने सिद्धू पर यह हमला बोला। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने इशारों में असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी मजलिसों से नहीं डरती। इसके अलावा अमित शाह ने तेलंगाना की के चंद्रशेखर राव सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया है, जबकि आरक्षण धर्म के आधार पर कभी नहीं होना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। इसके साथ ही अमित शाह ने 2024 में तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जताया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के एक बयान के बाद सियासी अटकलों का दौर शुरू हो गया है। औरंगाबाद में उद्धव ठाकरे ने अपने संबोधन के दौरान रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे का जिक्र करते हुए कहा कि ये हमारे पुराने सहयोगी हैं और कौन कब एक दूसरे के साथ आ जाए ये बता नहीं सकते। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस गठबंधन के सहयोगियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये अच्छा है। अजित पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किस संदर्भ में यह बयान दिया वो बता नहीं सकते। अजित पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सीबीआई, ईडी के बाद अब इनकम टैक्स विभाग ने उनके यहाँ छापेमारी की। अनिल देशमुख पर टैक्स चोरी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक नागपुर के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। दायर अर्जी में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जारी समन को रद्द करने की मांग की गई है। पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की थी। एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने तालिबान का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को तालिबान को मान्यता जल्दबाजी में नहीं देनी चाहिए। वहीं तालिबान को लेकर दुनिया को मिलकर फैसला लेना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि सत्ता में आने के लिए तालिबान ने हिंसा का इस्तेमाल किया। तालिबान सरकार बिना किसी बातचीत या समझौते के बनी है। ऐसे में आगे भी कोई कट्टरपंथी हिंसा के जरिए सत्ता पर काबिज हो सकता है।
अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हमें 4 विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकवाद के बढ़ने की आशंका जताई। वहीं तालिबान के आने से मानव तस्करी और ड्रग्स के कारोबार के बढ़ने को लेकर भी चिंता जाहिर की। पीएम मोदी ने दुनिया को अफगानिस्तान पर 4 मुद्दों पर काम करने का सुझाव दिया। वहीं अफगानिस्तान में छूटे अमेरिकी हथियारों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा, यह हथियार दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान और चीन भी शामिल हुए। पाकिस्तान ने एक बार फिर तालिबान की वकालत की। वहीं अफगानिस्तान को पैसे देने के लिए दुनिया से गुहार लगाई। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पहला मौका है जब किसी मंच से पीएम मोदी और इमरान खान एक साथ आए हों। बैठक में तालिबान के मुद्दे पर चीन, पाकिस्तान और ईरान एक साथ नजर आए। एससीओ में मध्य एशिया के मुस्लिम देश ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और नया स्थायी सदस्य ईरान भी शामिल हुआ। अफगानिस्तान पैसों की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। देश में जरूरी कामों के लिए भी पैसा नहीं बचा। कारोबार से लेकर आम जनजीवन में लोगों को खासी परेशानी हो रही है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान के $9.4 बिलियन की रकम को फ्रीज कर रखा है। कुलगाम में आतंकी हमले में एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। ये हमला कल हुआ। रेलवे पुलिसकर्मी पर आतंकियों ने गोली बरसाई। उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिसकर्मी की शहादत पर एलजी मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि हमला करने वाले जल्द अंजाम भुगतेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले की कड़ी आलोचना की है। यूपी के बरेली में तमंचे लहराकर एक युवक को वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। बताया जा रहा है कि सुरेश नाम के शख्स ने तमंचे के साथ टिकटॉक वीडियो बनाया था। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। गाजियाबाद में कौशाम्बी थाने के इंचार्ज को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। थाना प्रभारी ने एक चाय कॉफी बेचने वाले दुकानदार की बेरहमी से पिटाई की थी। पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद थी। मीडिया में मामला सामने आने के बाद उसी के आधार पर एसएसपी ने ये कार्रवाई की। महाराष्ट्र के वासिम में 12 सितंबर को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कुल 6 आरोपी हैं, जिनमें से 3 अभी भी फरार हैं। खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी ने बिटकॉइन की खरीद बिक्री में विवाद की वजह से हत्या की साजिश रची और अपने साथियों की मदद से वारदात को अंजाम दिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में एसडीओ की गाड़ी ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हालांकि घटना के वक्त एसडीओ कार में मौजूद नहीं थे। टक्कर के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने आरोपी ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। हादसे में जख्मी बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में चल रहे प्रदर्शनों की आंच स्पेन तक पहुंच चुकी है। स्पेन में कोलंबिया के राष्ट्रपति दौरे पर आए तो वहां रहने वाले कोलंबियाई मूल के लोगों ने उनके खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये लोग अपने ही राष्ट्रपति पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वैश्विक महामारी के खतरे को देखते हुए अब इटली सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। यही वजह है कि यहाँ यूरोप के कई देशों की तरह हेल्थ पास अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना इस पास के इटली में रहना आसान नहीं होगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण को लेकर अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। जर्मनी में 26 सितंबर से संसदीय चुनाव होने हैं। ये वो चुनाव हैं जिसमें देश को नया चांसलर मिलेगा। यही कारण है कि ये ग्रीन पीस कार्यकर्ता पहले से ही अपनी बात भविष्य के चांसलर को पहुंचा रहे हैं। 16 सालों से देश की चांसलर रहने के बाद
इस बार एंजेला मार्केल ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका में आजादी की सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस खास मौके पर जबरदस्त आतिशबाजी, ड्रोन लाइटिंग और म्यूजिक इवेंट का आयोजन हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रिटेन में कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर डोज दिए जाने की शुरुआत हो गई है। इंग्लैंड और वेल्स में वैक्सीन की तीसरी डोज सबसे पहले दी जा रही है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मी और बुजुर्गों को टीके लगाए जा रहे हैं। ब्रिटेन के नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक देश में 66% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं, जबकि 95% से ज्यादा लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन मिल चुकी है। अर्जेंटीना में आर्थिक संकट के बीच भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे लोगों ने मुफ्त राशन और रोजगार दिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि अर्जेंटीना की सरकार विदेशी कर्ज चुकाने के चक्कर में गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज और सामाजिक लाभों में भारी कटौती कर रही है। इसकी वजह से लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है। रावलपिंडी में वनडे मैच शुरू होने से ठीक पहले न्यूजीलैंड ने सीरीज रद्द कर दी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को सुरक्षा के लिए खतरा बताया। साथ ही पाकिस्तान में न्यूजीलैंड के क्रिकेट सीरीज रद्द करने के बाद अब इंग्लैंड भी अपने पाक दौरे पर सख्त फैसला ले सकता है। इंग्लैंड को अक्टूबर में 2 वनडे मैच खेलने हैं। वॉशिंगटन में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की मुलाकात हुई। 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई बैठक के दूसरे दिन तीनों देश के नेता मिले। अमेरिका ने कहा कि यह गठजोड़ किसी देश के खिलाफ नहीं है। एशिया में बढ़ते चीन के प्रभुत्व को रोकने के तौर पर तीनों देशों का यह गठजोड़ देखा जा रहा है। तीनों देशों के गठजोड़ के बाद चीन और फ्रांस ने नाराजगी जताई है। चीन ने जहां इसे क्षेत्रीय इलाके के लिए खतरा बताया, वहीं फ्रांस के हाथों से ऑस्ट्रेलियाई पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका और ब्रिटेन के पास चले जाने से फ्रांस भड़क गया। रूस में संसदीय चुनाव शुरू हो गया है। वहां 3 दिनों तक वोटिंग चलेगी। पहले दिन बड़ी संख्या में लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन के समर्थन वाली पार्टी चुनाव में हार सकती है। गूगल और एप्पल ने अपने प्लेटफॉर्म से रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवेलिनी से जुड़े ऐप्स हटा दिए हैं। रूस ने अमेरिकी टेक फर्मों पर उसके आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया था। रूसी सरकार ने फैसला न मानने पर कार्रवाई की धमकी दी थी। इटली के शहर मिलान में बाढ़ का कहर देखने को मिला। अचानक आई बाढ़ से पूरा शहर पानी पानी हो गया। सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। वहीं कई फीट पानी में कारें डूब गईं। सड़कों पर नाव चलने लगी। लोगों का रेस्क्यू किया गया। नब्बे दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद धरती पर चीन के अंतरिक्ष यात्री वापस लौट आए। अंतरिक्ष में ये चीन का अब तक का सबसे बड़ा मिशन शेंझोउ 12 नाम के जहाज से अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटे हैं।